हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की होने वाली है। आप सभी को पता है कि 12 अक्टूबर को आप सभी का एग्जाम है। 12 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन जीएस की टेस्ट सीरीज हमारी लगा रही है और आज की जीएस की टेस्ट सीरीज में हम दूसरी टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। इससे पहले हम और भी टेस्ट सीरीज हमारी लग रही थी, आपको पता होगा। आज का हमारा 76 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम 75 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो चैनल पर आप लोग एक बार नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई क्लियर है तो आप अपने कमेंट करके भी या टेलीग्राम पर भी हमसे बातचीत कर सकते हो। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे कि संस्थान ने लगातार छठे वर्ष में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किस संस्थान ने किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास। किसके? आईआईटी मद्रास के द्वारा हम कहेंगे आपका छठवें वर्ष, लगातार छठवें वर्ष में टॉप स्थान जो आपका है रैंकिंग फ्रेमवर्क राष्ट्रीय संस्थागत के रूप में प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो भाई बात कर रहा है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी के लिए दिया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गैर फिल्म फीचर का पुरस्कार आटम द प्ले को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात कर रहा है तो पहला तो सही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म की बात किया तो आटम को नहीं मिला है बल्कि आयन को मिला हुआ है। किसको? आईना को मिला हुआ है। किसको? आईना को मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला गलत है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार आईना को दिया गया है तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। जो फीचर का पुरस्कार है आईना को नहीं मिला है, ये आपके आटम को मिला हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हो ऊपर नीचे अगर मिला लेंगे तो सही हो जाते। हालांकि दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर केवल सही था। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुख्यमंत्री बाल आहार योजना के बारे में विचार करना है। यह जो योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में मौजूद माध्याह्न भोजन योजना को बदलने के लिए शुरुआत की गई है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण को बढ़ाने के लिए, किसके? पोषण को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक योजना की शुरुआत की थी, जो कि मिड डे मील योजना का पूरक है। किसके? मिड डे मील योजना का पूरक है। तो यहाँ पर पोषण को बढ़ाने के लिए की गई है, ना को माध्याह्न योजना को बदलने के लिए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत बच्चों को उनकी पसंद के आधार पर सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फिर फल दिए जाने के प्रावधान भी रखा गया है। बिल्कुल बात ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा वाला सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सैफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सैफ डी मिशन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हम कहेंगे सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। किसको? सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी यह रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यानयन कार्यक्रम के तहत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। एशिया का पहला हवाई अड्डा की बात करें तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का दिल्ली में जो स्थान है वहां पर है आपके। इसको एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यानयन कार्यक्रम के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का यहाँ पर एशिया का पहला हवाई अड्डा के रूप में क्या दिया गया? प्रतिष्ठित 5 स्टार प्रमाणन को प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की है? कौन से देश के द्वारा अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो हम कहेंगे दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश में पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की हुई है। 60 वर्षीय हैं मंडिसा माया। कितनी है? 60 साल की हैं और इनका नाम की बात किया है तो मंडिसा माया इनका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहली बार वर्ष 2024 में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था। बिल्कुल सही है। जी पद्मनाथन को जीव विज्ञान विशेष रूप से मलेरिया अनुसंधान में उनकी आजीवन योगदान के लिए आरपीवी ज्ञान विज्ञान रत्न पुरस्कार से उनको प्रदान किया गया है। हमारे दोनों ऑप्शन सही है तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। दिवस और दिनांक आता है, कौन सा दिवस किस दिनांक से संबंधित है। जैसे बात की जाए विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस की अगर बात करें तो आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस की बात किया तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस की बात करें तो 19 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात किया भारत के संदर्भ में
23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में प्रमोचित भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम पूछ रहा है, क्या है? तो हम कहेंगे रूमी 1 नाम है। क्या है? रूमी 1 नाम है, जिसको हम रिज्यूवल मतलब कि देश का पहला पुनः प्रयोज्य का मतलब होता है रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया था। समाचारों में देखे गए भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम का क्या नाम है? तो यहाँ पर समाचारों में देखा गया है और स्वदेशी रूप से मतलब कि भारत में इसका विकास किया गया है, तो ग्लाइड बम है और इसका नाम क्या है? तो हम कहेंगे गौरव नाम है। क्या नाम है? गौरव इसका नाम है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया हुआ है। किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता हुआ है? पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 की बात करें, केरल राज्य के द्वारा जीता गया है। कौन से? केरल राज्य के द्वारा जीता गया है। रोड टू स्कूल परियोजना कौन सी है? रोड टू स्कूल परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरुआत की गई है? रोड टू स्कूल जो प्रोजेक्ट है ये आपकी बात करें गोरखपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। रोड टू स्कूल में क्या होगा? राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग, हिंदुजा स्कूमुई के अशोक लेलैंड और उनकी भागीदारी से लर्निंग लिंक फाउंडेशन के बीच में सहयोगी प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य है कि पहल को प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और समग्र स्कूलों के बीच में अधिगम की संस्कृति को बढ़ावा देना है, समग्र विकास का समर्थन करना है और आवश्यक शैक्षिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया के बारे में विचार करना है, जो नीति है, पॉलिसी है, उसके बारे में। नीति के अंतर्गत सरकार को उन प्रायोजित कंटेंट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अधिकार है जो राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है और अपमानजनक है। इनके बीच में सरकार क्या कर सकती है? कानूनी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। इस नीति के अंतर्गत इन्फ्लुएंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उनके प्लेटफॉर्मों पर सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स की संख्या के आधार पर भुगतान की सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। ये भी सही है। ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा। 1 और 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई आंगनवाड़ी केंद्र किस शहर में स्थापित है? तो एआई पर आधारित आंगनवाड़ी केंद्र जो है आपके कहां पर स्थापित है? हम कहेंगे गाजियाबाद में स्थापित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो देश का पहला है भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र है और ये आपके प्रयागराज इलाहाबाद में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम की बात करें तो नाम है यूपीएससी नेट नाम है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करने के बाद क्या चीजें आपको मिलेंगी यूपी पीसीएस के लिए? आप यूपी पीसीएस की हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल के माध्यम से टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। 300 से ज्यादा टेस्ट हैं, यहाँ पर फुल टेस्ट है, चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, प्रीवियस ईयर है, मॉडल पेपर है। सबसे इंपोर्टेंट बात है क्वेश्चन के लगाने के बाद आपको एक्सप्लेन भी मिलते हैं। एक्सप्लेन से आपको की पॉइंट निकालकर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। साथ में यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए हमने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि आपके ऑल पीडीएफ 23 पीडीएफ हैं। साथ में वीडियो के माध्यम से भी आप वीडियो भी देख सकते हो। तो ये चैनल पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी नेट ऐप की, वहां से ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इन ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी परेशानी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहां पर आप लोग कॉन्टैक्ट बरकरार करके भी समाधान कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड कर लेना है यूपीएससी नेट और दोनों ही ऐप को चीजों को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVS पुरस्कार 2024 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में विचार कर रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। बिल्कुल ठीक था, जो शहरों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर रैंक प्रदान करता है। सही बात है। श्रेणी फर्स्ट में शहरों में 10 लाख से अधिक संख्या में सूरत, जबलपुर, आगरा को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन हमारा ए रहेगा, सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का आपका आगरा शहर भी इसमें शामिल किया गया है। सूरत और जबलपुर के साथ साथ में आपका उत्तर प्रदेश का 10 लाख की जनसंख्या से अधिक पर आपका आगरा भी शामिल किया गया है। तो 3 लाख से लेके 10 लाख की बात किया है। अगर हम 3 लाख से लेके 10 लाख तक की बात करें, जो कि श्रेणी नंबर 2 में आता है, तो उसमें कौन सा शामिल है? उसमें हमारा उत्तर प्रदेश का झांसी शामिल है। कौन सा? झांसी शामिल है। तो पहले श्रेणी में आगरा, दूसरी श्रेणी में आपका झांसी शामिल है। गिद्ध गणना 2024 के गिद्धों की संख्या की निगरानी के लिए एक नागरिक विज्ञान पहल जो कि WWF इंडिया ने किस मंच के सहयोग से शुरुआत की है? हम कहेंगे वर्ल्ड काउंट इंडिया के सहयोग से इसका जो विकास है वो किया गया है।
नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई पुस्तक के लेखक कौन है? भाई साहब इतना बड़ा नाम है तो इसलिए नेक्सस याद कर लेना। नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई पुस्तक के लेखक की बात करेंगे हम तो युवाल नोआ हरारी है। क्या है? युवाल नोआ हरारी इस पुस्तक के लेखक का नाम है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर है कौन सा सम्मिलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय दिवस है और थीम है, कौन से दिवस की थीम यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें हम विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री दिवस की इस वर्ष थीम थी भविष्य की दिशा में सुरक्षा पहले, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी इस वर्ष की पर्यटन और शांति के लिए, ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की बात किया है, शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना थी। क्या थी? शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना जो थी थीम थी। तो हम कहेंगे सी वाला गलत है। जबकि नेक्स्ट आता है कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज साइट्स की यहाँ पर बात की गई है, थीम थी। हम कहेंगे तीन ऑप्शन सही है, ए बी डी, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई में 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत के किस केंद्रीय मंत्री का नाम रखा गया है? अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री हैं आपके, रेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव का नाम जो है आपके 100 सूची में एआई में व्यक्तियों में टाइम पत्रिका में रखा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपका इंपोर्टेंट है, थोड़ा इसको जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के बारे में सही ऑप्शन की बात करें, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सही है, जिसका उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों, आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजाति परिवारों के कल्याण के लिए है। बिल्कुल बात ठीक कही है। इस योजना में 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जनजाति बहुल गांवों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। हम कहेंगे सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। कैंसर मूनशॉट पहल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? कैंसर मूनशॉट पहल के बारे में विचार करना है। कैंसर मूनशॉट पहल को यूनिसेफ द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर देखभाल को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। गलत है भाई, क्या है? गलत है। दूसरा है, इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करके अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर कैंसर देखभाल तंत्र को सुदृढ़ करना है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जिसकी शुरुआत जो है आपकी गर्भाशय, क्या है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए, मतलब कि सर्वाइकल कैंसर के लिए इसको क्या है लाया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूएस ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट संबंधित है। तो यूएस ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट जो है उस पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? सारा एरानी आंद्रा बाबाशोरी मिक्स्ड डबल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली ऑल इटालियन जोड़ी बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। ईगा स्वास्तिक ने यूएस ओपन 2024 का महिला सिंगल्स खिताब जीता हुआ है। नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा, इनके द्वारा नहीं जीता गया है। किम क्लाइट्स, सेरेना विलियम्स, कोको गॉफ ने इस स्थान को प्राप्त किया हुआ है। तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 45वीं शतरंज ओलंपियाड 2024 में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 45वीं शतरंज ओलंपियाड 2024 के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत की पुरुष महिला दोनों टीमों ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को हासिल किया है, सही है। भारत की इस संस्करण में पुरुषों और महिलाओं दोनों ने स्वर्ण पदक जीतने में पहला देश प्राप्त है, पहला देश का मिला हुआ है। पहला देश नहीं बल्कि तीसरा देश है भारत। कौन सा है? तीसरा देश है भारत, पहला देश नहीं है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान की बात की जाए तो संग्राम सिंह बने हुए हैं। कौन बने? संग्राम सिंह बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है? 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। बिल्कुल ठीक है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मैत्री पहल की शुरुआत की है। हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 की बात करें किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड IEML ग्रेटर नोएडा में जो है स्थापित यहाँ पर आयोजन जो है किया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर हमने अभी तक
कुछ क्वेश्चन हमने किसके किए, करंट अफेयर किए, कुछ क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके से संबंधित भी है, तो आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय कला महोत्सव के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय कला महोत्सव के बारे में, भारतीय कला महोत्सव का जो पहला संस्करण राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद हैदराबाद में आयोजित किया गया था। यहाँ पर राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद हैदराबाद में आयोजित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में बात कर रहा है कि भारत की रैंक कितनी है, हम कहेंगे 58 में भारत की रैंक है, 58वीं भारत की रैंक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसमें अगर टॉप की बात की जाए तो आपका स्विट्जरलैंड टॉप पर है, स्विट्जरलैंड के बाद आपकी बात किया तो सिंगापुर टॉप पर है, सिंगापुर की बात करें तो लग्जमबर्ग टॉप पर है, और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपके यहाँ पर स्वीडन टॉप पर रहेगा। तो आपके जो 4 है और 5 में आपका डेनमार्क, ये आपके टॉप 5 देश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, बताइए। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है। केरल ने इस सूचकांक में लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो भाई केरल ने लगातार इस वर्ष जो है दूसरी बार, कौन सी है, दूसरी वर्ष है, लगातार दूसरा वर्ष है टॉप स्थान प्राप्त किया है, तीसरी बार नहीं है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा 2019 में प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। हम कहेंगे केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म 2024 किस राज्य में पहला स्थान मिला हुआ है। तो केरल राज्य को इसमें पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रेलवे की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा किस शहरों के बीच में संचालित की गई। तो नमो भारत रैपिड सेवा का जो शुभारंभ है आपका अहमदाबाद एवं भुज के बीच में किया गया है, मतलब कि गुजरात राज्य में किया गया है। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज के बारे में विचार करना है। नए ध्वज में अशोक चक्र, भारतीय संसद भवन, संविधान की प्रस्तावना दर्शाई गई है। क्या ये सही है? नहीं भाई, ये आपका गलत है। दूसरा है, नए ध्वज का अनावरण जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया गया है। क्या ये सही है? ये भी आपका गलत है। अब सही क्या है? तो सही की बात करें 1 सितंबर 2024 को, कब? 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज, क्या है, नए ध्वज का प्रतीक चिन्ह का यहाँ पर अनावरण किया गया था पहली बार। दूसरी बात, इसका जो आयोजन है कहां पर किया गया था? भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के दौरान किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इस उपलक्ष्य में इसको किया गया था। यहाँ पर अशोक चक्र एवं यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय भवन को दर्शाया गया है, ना कि संसद भवन को। तो सर्वोच्च न्यायालय भवन को दर्शाया गया है और भारतीय संविधान को भी यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो हम कहेंगे रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य को दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा औपचारिक रूप से कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया है? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला वादे कर रहा है जॉर्डन देश को। किसको? जॉर्डन देश को WHO के द्वारा पहला देश है जिसको समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ पर विचार करें। यहां से हमारे अब जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? भारत में पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को जो है स्थान लिया था, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है, वो पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण भी सुनिश्चित किया था, ये भी सही है। ऑप्शन हमारे 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही जाते हैं। रावण क्लाइव के द्वारा आरकोट पर आक्रमण का प्रस्ताव देने का मुख्य कारण क्या था? रावण क्लाइव ने आरकोट पर जो है आक्रमण का प्रस्ताव देने का कारण है त्रिचनापोली से शत्रु का ध्यान भटकाना, इसका प्रमुख कारण था। उस समय प्रमुख कारण था ध्यान को भटकाना। एक्सिला सापेल की संधि के संबंध समाप्त होने वाला वैश्विक संघर्ष कौन था? एक्सिला सापेल की संधि के साथ समाप्त होने वाला वैश्विक संघर्ष की बात कर रहा है, कौन सा था? तो हम कहेंगे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था। एक्सिला सापेल की संधि जो है आपकी 1748 में हो गई थी और 1748 में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध को समाप्त करना इसका प्रमुख विकल्प के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? विचार करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू होने तक
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के मामलों के बीच में कड़ा पृथक्करण था। क्या कड़ा पृथक्करण था? तो हम कहेंगे क्राउन ने न केवल कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को नवीनीकृत किया, बल्कि उसे सिक्के ढालने, न्याय प्रशासन, सैन्य बल खड़े करने, युद्ध की घोषणा करने जैसे अधिकार भी दिए रखे थे। तो भाई पहला तो गलत हो गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक राज्य नियंत्रित संस्था थी, अनुदान और सब्सिडी के लिए फ्रांसीसी सरकार की भारी रूप में निर्भर थी। तो हम कहेंगे हाँ, दूसरा वाला तो आपकी फ्रांसीसी कंपनी के बारे में सही है, ऑप्शन पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट आता है सूरत की संधि 1775 के अनुसार यहाँ पर निम्नलिखित किन क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंपा गया था? सूरत की संधि 1775 में की गई। अंग्रेजों को कुछ नगर या क्षेत्र सौंपे गए थे। कौन कौन सौंपे गए थे? एक तो सालसेट सौंपा गया था, दूसरा बेसिन सौंपा गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन सही रहता है। और सूरत की संधि किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश एवं अंग्रेज एवं ब्रिटिश एवं किसके बीच में हुई थी? यहाँ पर रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। किसके? रघुनाथ राव के बीच में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय शासकों को सैन्य सहायता के लिए प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक उपलब्ध कराने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो पहला यूरोपीय डुप्ले था। पहला यूरोपीय कौन था? डुप्ले था। इसने आंतरिक संघर्षों में सहायता देकर किराए पर प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक प्रदान करते थे, और ये पद्धति इसने डुप्ले ने ही चालू की थी। लाहौर की संधि के युद्ध के समाप्त होने के बाद हस्तांतरित की गई थी। लाहौर की जो संधि है किस युद्ध के समाप्त होने के बाद हस्ताक्षरित की गई थी? हम कहेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 8 मार्च। कब हुआ था? 8 मार्च 1946 को हस्ताक्षरित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है डलहौजी के कार्यकाल के दौरान कौन सा राज्य विलय की नीति के तहत अधिकृत नहीं किया गया था? तो डलहौजी के कार्यकाल के दौरान कौन सा राज्य है इनमें से जो आपका अधिकृत नहीं किया गया था? तो हम कहेंगे अवध। अवध को डलहौजी की राज्य विलय की नीति के तहत नहीं किया गया था। अवध को कुशासन के आरोप में किया गया था। किसके? कुशासन के आरोप में जो है विलय किया गया था, ना कि राज्य विलय की नीति के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली में से किस प्रणाली के अंतर्गत दामिन ए कोय क्षेत्र को कृषि उपयोग में लाया गया था? तो ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली में से किस प्रणाली के तहत दामिन ए कोय क्षेत्र को कृषि उपयोग में लाया गया था? तो हम कहेंगे स्थायी बंदोबस्त को प्रयोग में लाया गया था, जिसे हम दामिन ए कोय क्षेत्र झारखंड की राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र वर्तमान में है, उसी को हम दामिन ए कोय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक की बात करें तो रोमेश चंद्र दत्त। कौन से? रोमेश चंद्र दत्त हैं, ध्यान रखिएगा। बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निजामत शब्द का किस कार्य के लिए संदर्भित किया जाता है? बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली में निजामत जो शब्द है वो आपका पुलिस एवं न्यायिक कार्य के लिए निजामत शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीय सिविल सेवकों में क्या परिवर्तन लाया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम जो आया था भारतीय सिविल सेवकों में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा कंपनी के संरक्षण को प्रस्तापित यहाँ पर किया गया था। चार्टर अधिनियम जो आपका 1853 आया था उसमें भारतीय सिविल सेवा में एक ऐतिहासिक सुधार हुआ, जिसमें कंपनी की अनुशंसा प्रणाली को समाप्त करके नियुक्ति जो होती थी, क्या होती थी? जो नियुक्ति होती थी, नियुक्ति के लिए यहाँ पर परीक्षा का प्रावधान यहाँ पर लाया गया था। क्या लाया गया था? परीक्षा का प्रावधान का लाया गया था, और परीक्षाओं के माध्यम से यहाँ पर खोल दिया गया था कि आपके इसी माध्यम से जो कि भारतीय सिविल सेवाओं में यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 और सूची 2 है विद्रोह और क्षेत्र है। कौन सा विद्रोह कब हुआ? सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार से संबंधित है। मिदनापुर का विद्रोह बंगाल से संबंधित है। मोमोरियो का विद्रोह असम संबंधित है, और बैदनूर का विद्रोह कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सन्यासी विद्रोह की बात की जाए 1763 से लेके 1800 तक चला था, है ना। मिदनापुर की विद्रोह की बात की जाए, हम अगर बात करें 1766 से लेके 67 के बीच में चला था। मोमोरियम विद्रोह की बात की जाए तो 1769 से लेके 99 के बीच में चला था, और बैदनूर विद्रोह की अगर हम बात करें 1797 से लेके 1800 के बीच तक चला था। तो ये डेट भी है और किस क्षेत्र में हुआ वो भी बता दिया है। यहाँ पर व्यक्तिगत है और भूमिका है, कौन से व्यक्ति की भूमिका कहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बात करें हम तो बहादुर शाह की दिल्ली में नाम मात्र के सम्राट की भूमिका, बिल्कुल ठीक है। जनरल बख्खा की दिल्ली में सैन्य कमांडर, ये भी सही है। हेनरी लॉयंस की लखनऊ में ब्रिटिश निवासी थे, ये भी सही है। नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित किए गए थे, ये भी सही है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी ए वाला रहेगा भाई, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहे हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर जॉन सीली के वर्ष 1857 के विद्रोह के दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। सर जॉन सीली के 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा सही है? स्वार्थी सिपाही विद्रोह जिसमें कोई स्वदेशी नेतृत्व यहाँ पर नहीं था। तो ये जो कथन है आपका सर जॉन सीली के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से प्रमुख व्यक्तित्व वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पहले बैच में शामिल नहीं हुए थे। तो बात की जा रही है जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, प्रथम अधिवेशन 1885 में हो रहा था बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो उस समय इन चारों में कौन से ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो हम कहेंगे केटी तिलक शामिल थे, जी सुब्रम अय्यर भी शामिल थे, ए ह्यूम भी शामिल थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय शामिल नहीं हो पाए थे। ये उस समय कलकत्ता में थे। कौन थे? कलकत्ता में थे, याद रखिएगा। और उस समय ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर क्या रखना है, भोमेश चंद बनर्जी ने उस समय अध्यक्षता निभाई थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं था। 1857 के प्रभाव कौन सा नहीं था? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत, ये प्रभाव था। फूट डालो राज करो की नीति का, ये भी प्रभाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपका यहाँ पर नहीं है। क्यों? 1857 के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। सी ऑप्शन प्रभाव गलत है। जातिगत भेदभाव का गहरा होना, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट BPA 1878 का प्रावधान या विशेषता थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में कौन सा प्रावधान था? जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशकों की जमानत राशि जो है जब्त कर सकता था। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में सबसे ज्यादा डाला गया था और इसे मौन अधिनियम के तौर पर या फिर कह सकते हैं क्या, पूर्वी भाषाओं में प्रकाशित जो होते थे उन पर क्या कसता था? तंज कसता था। भेदभाव पूर्ण ये बहुत ज्यादा कानून था। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय विकास ने क्रिप्स मिशन को भेजने को तत्कालिकता को बढ़ावा दिया है? अंतरराष्ट्रीय विकास ने क्रिप्स मिशन को भेजने की तत्कालिकता को बढ़ावा दिया, किसने दिया था? तो हम कहेंगे जापान की भारत पर आक्रमण की धमकी ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजने के लिए क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में यह आया हुआ था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नई तालीम के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? नई तालीम क्या होती है? नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन समिति के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ठीक है। नई तालीम का मुख्य विचार है गतिविधि के माध्यम से सीखना। किसके माध्यम से? गतिविधि के माध्यम से सीखना। ऑप्शन हमारे सी रहेंगे, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1859 में नील विद्रोह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो नील विद्रोह के बारे में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों का विद्रोह नेतृत्व किया था। बिल्कुल ठीक है। सरकार ने विद्रोह का दमन कर दिया और आदेश दिया कि किसान नील उत्पादकों को जमीन पर नील की खेती से मना नहीं कर सकते हैं। क्या ये सही है? भाई हम कहेंगे गलत है। क्यों गलत है? आयोग ने यहाँ पर अनुशंसा की थी, नवंबर 1860 में सरकारी अधिसूचना जारी की, घोषणा की कि रैयतों को नील उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, सभी विवादों को कानूनी तरीके से हल किया जाना है। तो इसीलिए ये आपका दूसरा वाला गलत है, केवल एक वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतनी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए लाता हूँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर तो यार कर ही सकते हो। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है UPSC नेट नाम से, उसको आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सों को आप ज्वाइन कर सकते हो। वो कोर्स आपके लिए ही है, बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज किए बनाने की, आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इस समय महासचिव के रूप में किसने कार्य किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई। इस समय महासचिव के रूप में किसने कार्य किया? तो हम कहेंगे NG रंगा के द्वारा इसमें मुख्य सचिव के रूप में कार्य जो है किया गया था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान उन्होंने 1928 में बारदोली का दौरा किया, जो इस कारण का समर्थन करने के लिए प्रतीकात्मक रूप में कदम था। कैसा प्रतीकात्मक के रूप में कदम माना जाता है? 1940 में अगस्त प्रस्ताव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात करें क्या थी? तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। किसको? यहाँ पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को अस्वीकार जो है कर दिया गया था। सूरसेन के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो
तो शूरसेन के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सही है। वह उन क्रांतिकारियों में से एक है जिन्होंने कभी कैद नहीं किया गया, अरे कैद तो इन्हें किया गया था, है ना, 1926 से 28 के बीच में उन्हें कैद ही किया गया था, 1926 से 28 के बीच में इन्हें कैद किया गया था, तो ये दूसरा वाला तो गलत है। उन्होंने 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार पे छापे का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। तो केवल पहला और तीसरा वाला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि समाचार पत्र प्रकाशन ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में एक सार्वजनिक निधि को शुरुआत किया था, तो हम कहेंगे द मॉर्निंग पोस्ट। कौन सी है? द मॉर्निंग पोस्ट ने समर्थन जनरल डायर का किया हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम बात करें, उन्होंने 1936 में दलित वर्गों के और औद्योगिक श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिनिधित्व करने के स्वतंत्र लेबर पार्टी के गठन की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है। तो लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। 1927 में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों की समस्याओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत का भारत में शुभारंभ किया था, ये भी सही है। ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा, एक और दो ऑप्शन हमारे करेक्ट है। वर्ष 1943 में बंगाल अकाल से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? बंगाल अकाल 1943 में आया था, सबसे बुरे प्रभावित क्षेत्र कोंटाई, तामलुक और ढाका, ये आपके तीनों क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रूप से देखे जाते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान समर्थन आधार के आधार पर सही युग्म बताइए, नेता हैं और एक तरफ समर्थक हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो नाना साहब अजीमुल्लाह राजनीति के प्रचार में विशेषज्ञ, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मीबाई अफगान सैनिक, ये भी सही है। बहादुर शाह ब्रिटिश प्रशिक्षित भारतीय, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। केवल पहला वाला और दूसरा वाला भी यहाँ पर जो है आपके समर्थन के आधार पर करेक्ट है। वर्ष 1930 में धरासन नामक सत्याग्रह, कौन सा है? धरासन नामक सत्याग्रह के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 1930 में धरासन सत्याग्रह नामक सत्याग्रह के बारे में बात करना है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया जाना था, लेकिन सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया क्योंकि गांधी को स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। क्या ये सही है? भाई गलत लिखा है। धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी को करना था, हालांकि इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था, ये तो ठीक है। महात्मा गांधी 4 मई 1930 को बीमार नहीं हुए थे, बल्कि क्या हुए थे? गिरफ्तार हो गए थे, इसीलिए। तो ऑप्शन पहला वाला गलत। यह समन्वय आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रहों की श्रृंखला का अंतिम था, तो यह अंतिम था क्या? भाई अंतिम नहीं था श्रृंखला में, बल्कि इसके बजाय से बाडला बॉम्बे में, सन्नीकोटा कर्नाटक में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह देखने को मिला था। तो दूसरा वाला भी गलत है, ना पहला सही है ना ही दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में भारतीय संवैधानिक विकास में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो बात करें, संवैधानिक योजना तैयार करने का पहला भारतीय प्रयास था आपका नेहरू रिपोर्ट 1928, इसीलिए यह महत्वपूर्ण भूमिका है। 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से प्रमुख मांगे विचार क्या थे? तो 1920 के दशक में वामपंथियों की राष्ट्रवादियों की कौन सी मांगे थी? बात की जाए तो मांगे थी पूर्ण स्वतंत्रता देना, बिल्कुल ठीक। औपनिवेशिक विरोध, सामाजिक न्याय का समन्वय करना, ये भी सही। स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादियों की आलोचना करना, ये भी सही। ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1, 2, 3 हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में इस अधिवेशन की अवस्था AC मजूमदार के द्वारा की गई थी, करेक्ट है। इस अधिवेशन में लगभग एक दशक के बाद नरम पंथियों और गरम पंथियों के पुनर्मिलन के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्रांतिकारी या षड्यंत्र से संबंधित घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हैं, इनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे बात करें हम, सबसे पहले आएगी चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड की हत्या की थी, कब की थी? तो हम कहेंगे 1897 संबंधित है। दूसरा आता है आपका इसमें अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से संबंधित है। फिर आता है आपका कौन सा आता है? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस, कब है? 1924 संबंधित है। और मेरठ षड्यंत्र केस अंतिम में आता है 1929 संबंधित है। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सही रहेगा तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत रक्षा अधिनियम 1915 के बारे में विचार करेंगे। यह अधिनियम केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतों पर लागू था।
क्या बात कर रहा है, केवल ब्रिटिश शासन पर। तो ये भाई साहब ब्रिटिश बलूचिस्तान सौंथल परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को बाहर रखा गया था। भाई साहब गलत लिखा है, इन्हें इस ब्रिटिश कानून ने बलूचिस्तान सौंथल परगना अंगुल जिले सहित पूरे ब्रिटिश भारत में विस्तार किया था। तो पहला वाला गलत है, बलूचिस्तान सौंदल में तो था ही था, बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत में लागू था। इस अधिनियम ने अधिकारियों को दुश्मन की सहायता करने के संदेह में व्यक्ति को गिरफ्त करने का अधिकार दिया, जहां तक कुछ मामलों में मृत्यु दंड भी निर्धारित था। हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमारा केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत था। वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन के निरस्तीकरण, मतलब कि बंगाल विभाजन को रद्द करने के बारे में विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह जो निरस्तीकरण है वायसराय हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान किया गया था। सही है, निरस्तीकरण के पश्चात बिहार और उड़ीसा को बंगाल में विलय कर दिया गया। अरे भाई बंगाल बिहार में विलय नहीं किया गया था, बल्कि अलग कर दिया गया था, है ना, तो उल्टा लिखा है। विभाजन के निरस्तीकरण के उपरांत राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। हाँ ये भी सही है, तो पहला और तीसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा, तो हम कहेंगे 1 और 3 ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से औपनिवेशिक भारत में इल्बर्ट बिल विवाद में सबसे महत्वपूर्ण वर्णन कौन करता है। तो इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में सबसे अच्छा वर्णन कौन से ऑप्शन में किया गया है। इसने औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया था। बिल्कुल बात ठीक है। किसने भारत में फराजी आंदोलन की स्थापना की। भाई फराजी आंदोलन की स्थापना किसने की थी, हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। किसने, हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी, और 1820 के दशक में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये तो बात समझ में आ गई, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। स्वरूप में पुनरुत्थानवादी, लेकिन विषय वस्तु में सुधारवादी था। ये दोनों ही प्रकृति देखने को मिलती है। आज का हमारा अंतिम बोलेगा, इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन 150 में लगाएंगे। जनजाति विद्रोह और वर्ष से कौन से जनजाति विद्रोह कब हुआ। जैसे पहाड़िया विद्रोह की बात की जाए, पहाड़िया विद्रोह जो आपका है कब हुआ था, तो हम कहेंगे पहाड़िया विद्रोह 1778 से संबंधित है। चुआर विद्रोह की बात करें 1795 1816 संबंधित है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 संबंधित है। कोल विद्रोह 1831 संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर 150 क्वेश्चन अपने पूर्ण रूप से पहली टेस्ट सीरीज को समाप्त कर लिया है। हम पर टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन है, 2-2 पार्ट में बना रहे हैं, 75 और 75, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहती है और आप उसको अच्छे से कर भी पाते हो। बाकी इसी चैनल पर हम बात की जाए तो मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। अभी हाल ही में हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज को हमारी लग रही है चैनल पर, देखोगे। अब हमारी संस्कृति आईएएस की, और हम बात करें संस्कृति आईएएस के अलावा नेक्स्ट आईएएस की, ये 2 टेस्ट सीरीज आपकी और आना बाकी है, ये भी आने लगेंगी। तो टोटल हमारे इस चैनल पर हम देखेंगे तो 6 कोर्सों की टेस्ट सीरीज को हम लगाएंगे। तो आपको हमें लगता है, उम्मीद है आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे यूपीएससी नर्स, जिससे कि अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आती है आपको एक तो यहां पर देखने को मिल जाती है, सबसे बड़ी बात आप पीडीएफ वगैरह इसकी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।